हाँ जी, चलिए आगे चले। अब बात कर रहे थे हम एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा सर। एक्सपेंडिचर बेसिकली दो तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा। क्या मतलब होता है? खर्चा सर। सो स्पेंडिंग मेड और ऑब्लिगेशन इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग द गुड्स सर्विसेज और द एसेट्स। तो अगर आपने कैश में खर्चा पे किया तो भी वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, अगर आपने कैश में नहीं पे किया, खर्चा इनकर हो गया, आई मीन ड्यू हो गया सर, वो भी खर्चा है सर। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल मैंने जगह यूज कर ली, उसका रेंट अभी तक पे नहीं किया, तो रेंट तो ड्यू हो गया ना, तो पे तो करना बनता है ना। सो अगर वो ड्यू हो गया, पे करना बनता है, तो वो खर्चा इनकर हो गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर मैंने कैश पे की है और नहीं किया, डजंट मैटर एट ऑल सर। पहली बात, मैंने माल उधार ले लिया सर, मैंने गुड्स उधार परचेज कर ली, स्टिल इट इज एन एक्सपेंस। अकाउंट्स इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है, ये मैटर नहीं करता कि आपने कैश पे की है कि नहीं पे किया। आप बच्चे 10th क्लास से आए हो, शायद आपको ऐसे लगता होगा जो हम पैसा पे करते हैं वही खर्चा होता है, जो हम उधार लेते हैं वो भी खर्चा होता है सर। आज नहीं तो कल तो पे करना ही है ना सर। फाइन, तो कोई ऐसा खर्चा, ठीक है, चाहे वो हम करते हैं अपने गुड्स को परचेज करने के लिए, चाहे हम सर्विसेज को रिसीव करने के लिए। सर सर्विसेज कौन सी लेते हो? सर बिजनेस को ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज चाहिए, बिजनेस को लॉजिस्टिक सर्विसेज चाहिए, बिजनेस को बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, बिजनेस को इंश्योरेंस सर्विसेज चाहिए सर। तो इन तरह के सभी इंश्योरेंस, बैंकिंग, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी तरह की सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए जो भी पे किया जाता है सो वो एक्सपेंस है सर। फाइन, उसके बाद सॉफ्टवेयर सर्विसेज चाहिए सर। सॉफ्टवेयर तो परचेज करना है कि नहीं करना? फाइन, सो एसेट्स भी परचेज करनी है सर। ठीक है, सो किसी भी तरीके का खर्चा सर। फाइन, चाहे आपने गुड्स पे परचेज किए हैं, चाहे आपने एसेट्स परचेज किए हैं, चाहे आपने सर्विसेज एक्वायर किए हैं, ठीक है, चाहे आपने बिजली यूज की है, वो भी एक तरह की सर्विस है सर। ठीक है, सो अगर आपने चाहे बिल्डिंग यूज की, उसका किराया पे करना है आपका, फॉर एग्जांपल जो बिल्डिंग है वो रेंट पे है सर, वो आपने पे करनी है सर। तो सभी क्या है? बेसिकली खर्चा सर। क्या ये? खर्चा सर। सो एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस और द लायबिलिटी इनकर्ड फॉर द बिजनेस। अगर आपने अमाउंट स्पेंड कर दी तो वो भी खर्चा है, अगर नहीं की और खर्चा इनकर हो गया, लायबिलिटी इनकर हो गई सर, तो वो भी क्या है? खर्चा सर। फाइन, खर्चा कर दिया, आई मीन टू से लायबिलिटी इनकर हो गई सर। सो इट कैन बी क्लासिफाइड, वो दो तरह के होते हैं सर, ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट और ड्यूरेशन सर। वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हम आज खर्चा करेंगे, वो आगे कितने टाइम तक हमें वो लाभ देगा सर। फॉर द नंबर ऑफ इयर्स इट विल गिव अस बेनिफिट्स। फॉर इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल हमने लैंड परचेज कर ली और लैंड हमको कितना बेनिफिट देगी? फॉर द नंबर ऑफ इयर्स, फॉर एग्जांपल 10 20 30 40 इयर्स वो बेनिफिट देगी। सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने एक मशीन परचेज कर ली, वो हमें कितना यूजफुल रहेगी सर? फॉर द नंबर ऑफ इयर्स, फॉर एग्जांपल लेट्स से 10 12 15 इयर्स। सो इट इज एग्जांपल ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप कार परचेज कर लोगे, इट विल बी यूजफुल टू यू फॉर द नंबर ऑफ इयर्स, दैट इज 10 12 8 इयर्स। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर सर। ठीक है, एक नॉर्मल ना कहावत है अकाउंट्स में, फाइनेंस में, कि इंसान को ना अपने पैसे को कैपिटलाइज करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? सर आपके पास 5 लाख रुपए है सर, या तो आप 5 लाख रुपए की पार्टी करो और उड़ा दो उस पार्टी करके उस खर्चे को सर, या आप 5 लाख के क्या करो? शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो सर। आप किसी म्यूचुअल फंड की सिप लगा लो सर, उसमें पैसा निवेश कर दो सर और 2 पैसे की रिटर्न कमा लो सर। वो शायद कुछ टाइम बाद वो 5 लाख का मे भी 10 लाख बन जाए सर, और आप पार्टी कर दोगे 5 लाख से जीरो हो जाएगा सर। सो इंसान को बेसिकली कौन सा खर्च करना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा तो है नहीं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करे बिना काम चल जाएगा, खाना तो है इंसान ने, बिजली तो यूज करनी है ना सर। फाइन, सो बिजनेस की कोशिश यही रहती है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बिना काम तो चलना नहीं। अगर इंप्लॉय से सर्विस ली है सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो एक बार लिया सर्विस या गुड्स पर कुछ भी परचेज किया और पैसा पे कर दिया, खत्म। दोबारा लेना है फिर पे करना पड़ेगा, दोबारा सर्विस लेनी है फिर पे करना पड़ेगा। बिजली यूज की फॉर अ मंथ, बिल पे कर दिया, अगले महीने फिर बिजली यूज करनी है, फिर बिल पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ फिर बिजली यूज करनी है, फिर बिल पे करना पड़ेगा सर। एम्प्लॉय से सर्विस ली, उसको वेजेस और या सैलरी पे करनी पड़ेगी सर। ठीक है, अगले मंथ फिर सर्विस लेनी है तो फिर उसको पे करना पड़ेगा सर। ये जो खर्चा होता है इसका फ्यूचर में लाभ नहीं मिलता।
दैट वी अंडरस्टैंड, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने पे ही नहीं करना सर। सर जब तक एम्प्लॉय को सैलरी नहीं पे करोगे तो वो काम क्यों करेगा आपके पास? अगर बिजली का बिल नहीं भरोगे तो बिजली वाली बिजली क्यों देंगे आपको सर? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो करना तो जरूरी है सर, तभी तो आपका बिजनेस चलेगा ना सर, नहीं तो आपको बिजनेस चल ही नहीं सकता। सो द पॉइंट इज, बस हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेशियो थोड़ा सा ज्यादा रखना चाहिए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पैसा इंसान को अपना कैपिटलाइज करना चाहिए सर। सो स्पेंडिंग दैट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देगा, जो रूटीन बिजनेस ऑपरेशंस के लिए होता है सर, है ना, मैंने अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे कर दी तो उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर। फाइन। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है सर, इट इज इनकर्ड टू एक्वायर और टू इंप्रूव द फिक्स्ड एसेट्स। फाइन। जब हम कोई एसेट एक्वायर करते हैं, कोई मशीनरी परचेज करते हैं, कोई लैंड परचेज करते हैं, कोई बिल्डिंग परचेज करते हैं सर, तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हम क्यों करते हैं? अगर लैंड होगी तभी तो बिजनेस करोगे, अगर मशीनरी होगी तभी तो प्रोडक्शन करोगे सर, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कार होगी तभी तो आप कहीं आ जा पाओगे सर, अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी होगी, ट्रक वगैरह ये सब होगा सर, लोड वाली गाड़ी होगी, तभी तो वो बिजनेस हो पाएगा ना सर। अगर ये चीजें होंगी तो बिजनेस कैसे करोगे? सो दैट मींस इस तरीके के एक्सपेंडिचर क्या करते हैं? ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को, बिजनेस को करने में मदद करते हैं सर। बिजनेस तभी कर पाओगे अगर ये खर्चे करोगे सर। सो द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर एक्सटेंड्स बियॉन्ड वन अकाउंटिंग ईयर। आज लैंड लोगे तो पता नहीं कितना साल काम देगी सर आपको, 10 20 50 100 साल आपको काम देगी सर। लैंड कहाँ जाती है? कहीं भी नहीं जानी लैंड वाली, लैंड तो किसी ने, लैंड में तो कहीं भी नहीं जाना सर। फाइन। तो बिल्डिंग पे पैसा खर्च करोगे, पता नहीं बिल्डिंग आपको कम से कम 20 30 40 साल आपको काम देगी सर। फाइन। गाड़ी पे पैसा खर्च करोगे 10 15 साल, गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो आई एम टॉकिंग इन अ जनरल सेंस। सो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बिल्डिंग तबाह हो गई सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस, आई एम टॉकिंग इन अ जनरल सेंस। फाइन। सो इट मे आल्सो इंक्लूड द परचेज ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स लाइक, सो सॉफ्टवेयर परचेज करना, पेटेंट्स परचेज करना, ये भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने अपने बिजनेस को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर परचेज किया, उसने मुझे 10 साल का लाइसेंस दिया, उसने मुझे 10 साल का लाइसेंस दिया। अगर वो 10 साल का लाइसेंस है, अगर उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, तो उसको मैं क्या बोल लूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? कैपिटल एक्सपेंडिचर की बेसिक डेफिनेशन यही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज यूज्ड फॉर द नंबर ऑफ इयर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज यूज्ड फॉर द number of years. It helps you to do the business. It helps you to grow your business. It helps you to grow your business. It helps you to give you the profit, sir. लैंड होगा तभी धंधा होएगा सर, मशीनरी होगी तभी धंधा होएगा सर, सॉफ्टवेयर होएगा तभी आप कोई काम कर पाओगे सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मेरे बैंक खोला हुआ है सर, मेरे पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो काम कैसे करूंगा सर? यू कैन नॉट इमेजिन अ बैंक विदाउट अ सॉफ्टवेयर सर। नाउअडेज यू कैन नॉट इमेजिन एनी कंपनी विदाउट सॉफ्टवेयर राइट नाउ सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? आजकल तो छोटे से छोटा व्यापारी होगा ना, उसको वो भी गूगल पे का वो रखना पड़ेगा सर इंतजाम। छोटे से छोटा वो रेडी जाता है ना, उसको भी अपना यूपीआई का सिस्टम बना के रखना पड़ेगा सर। फाइन। सो आजकल टेक्नोलॉजी आपको लेनी ही पड़ेगी सर। सो चाहे आप डिलीवरी वैन परचेज कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, चाहे आप मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हो, चाहे आप अपनी ऑफिस की बिल्डिंग को रेनोवेट कर रहे हो, तो वो सब क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर सर। सर इतना तो सभी को पता होता है जितना मैंने बताया है, इसके अलावा कुछ और बताऊं which is very मतलब कि point to be noted और we can say noteworthy सर, जो इंपॉर्टेंट है सर। अब ध्यान से समझना मेरी बात का सर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कल ये नहीं होता जो आपने लाइक एसेट परचेज कर ले सर, अगर वो किसी एसेट को इंप्रूव करेगा सर, किसी एसेट को इंप्रूव करेगा सर, ठीक है, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है सर। कहने का मतलब क्या हुआ सर? सर मेरे पास ना एक मशीनरी है 10 लाख रुपए की, ओके। देखो अब तक तो बात को मैं क्या कंक्लूड की है कि अगर मैं कोई एसेट एक्वायर करूंगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जांपल मैंने कार एक्वायर की तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अभी तक तो मैंने ये समझाया है। अब कार मेरे पास आ गया, रोज मैंने उसमें तेल डलवाना है, पेट्रोल डलवाना है सर, तो वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जितनी कार चला ली उसमें तेल डलवा लो, और चलानी है और डलवा लो, और चलानी है और डलवा लो सर। उसकी रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो होगी, जो उसकी सर्विस का कॉस्ट होगा, वो क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने एक मशीन ले ली 10 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसको रेगुलर मैंने मेंटेन करना है सर, ठीक है। उसकी मेंटेनेंस के ऊपर मेरा कुछ खर्चा आता है, तो उसकी रिपेयर वगैरह करानी पड़ती है टाइम टू टाइम, वो क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब तक तो बात क्लियर है यहां तक सर। आपने एक बिल्डिंग ले ली, बिल्डिंग क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बिल्डिंग को मेंटेन करना है, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब तक तो बात क्लियर है सर। बट नाउ हियर कम्स द पॉइंट।
कौन सा पॉइंट बेटा? अगर आपने कोई मशीनरी परचेज की, अगर आपने कोई मशीनरी परचेज की, पर आपको पता लगा कि इस मशीनरी को ना और इंप्रूव किया जाता है, मेरी मशीनरी है ना, फॉर एग्जांपल मेरी जो मशीनरी है ना, ठीक है, आपने एक मशीनरी ली, आपने अपनी बैलेंस शीट में 10 लाख रुपए कैपिटलाइज कर दिया, आपने अपनी बैलेंस शीट में 10 लाख रुपया कैपिटलाइज कर दिया, आपने अपनी बैलेंस शीट में मशीनरी का कितना लिख दिया, 10 लाख रुपए लिख दिया सर। बट नाउ यू वांट कि इस मशीनरी को अपडेट किया जा सकता है, अब जो इसकी जो प्रोडक्शन है ना, जो एनुअल प्रोडक्शन है, ये 10,000 यूनिट्स बनाती है। कितनी यूनिट्स बनाती है? 10,000 यूनिट्स बनाती है। एंड यू वांट कि इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए, ये 15,000 बनाने लग जाए। एंड फॉर एग्जांपल इस मशीन पे पॉसिबल है अगर इसके साथ कोई एक और स्पेयर पार्ट जोड़ दिया जाए या कुछ भी इसको इंप्रूव कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल देयर, तो अगर आप ऐसा कुछ कर दो तो 15,000 करना शुरू कर देगी। और आपने क्या किया, आपने 5 लाख रुपया उस मशीनरी के ऊपर और खर्च कर दिया उसको इंप्रूव करने के लिए सर। वेदर आपने स्पेयर पार्ट इंस्टॉल किया, आपने किसी तरीके का कोई पुर्जा इंस्टॉल किया, वट एवर द केस में भी सर, सपोज आपकी मशीनरी की एफिशिएंसी बढ़ गई सर, आपकी मशीनरी की एफिशिएंसी बढ़ गई, अगर आपकी एसेट की एफिशिएंसी बढ़ जाए तो ये 5 लाख रुपया भी कैपिटलाइज होगा सर, ये 5 लाख रुपया भी कैपिटलाइज हो जाएगा सर। अनदर एग्जांपल, सर आपका घर है, आपका घर है, आपके घर में 2 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। फॉर एग्जांपल नीचे वाला भी 30 लाख का, ऊपर वाला भी 30 लाख का, फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर भी 30 लाख का एंड फर्स्ट फ्लोर भी 30 लाख का सर। आपने थोड़े टाइम बाद क्या किया, एक और फ्लोर बनवा दिया, तो मुझे बताओ अब तक तो आपका जो बिल्डिंग थी वो 7 लाख की थी, अब थर्ड फ्लोर पूरा फुल फ्लैश बन के तैयार हो गया, क्या अब भी बिल्डिंग 7 लाख की है? फॉर एग्जांपल वो भी 30 लाख है, तो क्या बिल्डिंग 90 लाख की ना होगी सर? तो कागजों में हम कितनी लिखी बैठे हैं? 60 लाख। क्या उसको इंप्रूव नहीं करना चाहिए, क्या उसको बढ़ाना नहीं चाहिए? क्या 60 का 90 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? करना चाहिए सर। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो वो आपको 30 लाख रुपए कैपिटलाइज करना पड़ेगा सर। क्या करना पड़ेगा? कैपिटलाइज करना पड़ेगा सर। कैपिटलाइज कैसे करते हैं? ठीक है। और दूसरा ऑल्टरनेट क्या होता है, अगर मैंने कैपिटलाइज नहीं करना तो मैं क्या करूंगा सर? कैपिटलाइज नहीं करना तो राइट ऑफ कर दो सर। राइट ऑफ कैसे करते हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दो सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? अरे यार इतनी आगे नहीं जाना, अभी तक मैं टर्म से फोकस कर रहा हूं, आगे जाकर ट्रीटमेंट बताऊंगा। जब जर्नल एंट्री शुरू करेंगे उसके बाद जब लेजर पे पहुंचेंगे तो बता दूंगा, कोई खास बात नहीं है, वो नॉट अ बिग डील सर। ट्रीटमेंट कैसे करना है वो आगे जाके देख लेंगे सर। बात ये सिंपल सी है कि बैलेंस शीट में 60 लाख लिखूं 90 लिखूं, मुझे ये बताओ सर। अब ये मशीन 10 लाख की है कि 15 लाख की है, मुझे बस ये बताओ सर। क्या मशीन या बिल्डिंग की वैल्यू जो मैंने एग्जांपल दी वो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए सर। तो बढ़ाओ ना। इस बढ़ाने को कैपिटलाइज करना बोलते हैं सर। इस बढ़ाने को क्या करना बोलते हैं? कैपिटलाइज करना बोलते हैं सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं सर? सिंपल सा फंडा। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपका घर है, बिल्डिंग है आपके पास, कोई 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, आपने फॉर एग्जांपल कुछ फर्नीचर हल्का सा कुछ विंडो वगैरह खराब हो गई थी, आपने बुलाया मिस्त्री बुलाया तो आपने वो रिपेयर करवा दी सर, वो 500 रुपए ले गया सर। सर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी घर की वैल्यू बढ़ जाएगी सर इससे। कोई आपने कोई 500 रुपए ऐसा नहीं खर्च किया कि आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी सर। आपको कोई लाइक टैप में दिक्कत थी तो आपने एक प्लम्बर बुलाया और टैप ठीक करवा दिया, प्लम्बर 800 रुपए ले गया सर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका घर की वैल्यू 800 से बढ़ गई सर। सर अगर जो आप खर्चा कर रहे हो अगर वो एसेट की वैल्यू को बढ़ा दे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तभी वो कैपिटलाइज होता है, तो वो कैपिटलाइज नहीं होगा सर। आप कार लेके आए सर, आपने तेल डलवा लिया 3,000 का, तो उससे कार की वैल्यू थोड़ा 3,000 बढ़ जाएगी। आप हर तीसरे दिन 3,000 का तेल डलवा रहे हो, हर चौथे दिन या 5 दिन बाद 3,000 का तेल डलवा रहे हो सर। आपने एक साल में फॉर एग्जाम्पल 70-80 हजार का तेल डलवा लिया सर, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कार की वैल्यू 70-80 हजार बढ़ जाएगी सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? अब मेरे पास 0 रुपए की मशीनरी है, फॉर एग्जांपल मेरी बैलेंस शीट में कितने की मशीनरी है? 0 रुपए की सर। मैं 10 लाख की मशीनरी ले आया तो अब तो मैं 10 लाख का मालिक बन गया ना। मेरी बैलेंस शीट में अभी तक मशीनरी नहीं शो हो रही थी, अब मैं शो करूंगा कि मैं 10 लाख की मशीन का मालिक हूं, तो उसे शो करने को बॉस कैपिटलाइज करना बोलते हैं। उसको बैलेंस शीट को रिकॉर्ड करने में उसको क्या करना बोलते हैं? कैपिटलाइज करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज करना बोलते हैं सर। मशीन में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, मैंने इलेक्ट्रीशियन बुलाया, उसकी रिपेयर करवा दी, मुझसे 1,000 रुपया वो चार्जेस ले गया, क्या उससे मशीन की वैल्यू बढ़ गई सर?
द आंसर इज नो सर। पर इस एग्जांपल में मेरी मशीन 10,000 मेरी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, मैंने खर्चा किया 5 लाख रुपए का सर। उससे क्या हुआ कि जो मेरी मशीनरी की कैपेसिटी बढ़ गई सर, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई सर। अगर आपकी एसेट की एफिशिएंसी बढ़ जाए, पहले 2 फ्लोर थे 3 फ्लोर हो गए, पहले कम बंदे रह सकते हैं ज्यादा बंदे रह सकते हैं सर। अगर आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए सर, और उसमें वैल्यू ऐड हो सर, तो उसको क्या बोलते हैं बॉस? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिर्फ और सिर्फ एसेट को एक्वायर करना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। कोई ऐसा खर्चा करते हो जिससे एक्सपेंडिचर को ये एसेट है वो इंप्रूव होता है, तो वो भी क्या कहलाता है बॉस? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? ओके सर, तो 2 चीजें होगी। अगर आप आगे से जब भी कोई आपसे पूछे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो आपने 2 पॉइंट्स में बोलना है कि सर पहला वो खर्चा जो हम एसेट एक्वायर करते हैं, दूसरा वो खर्चा जिससे मेरी एसेट की वैल्यू बढ़े सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? यहां तक समझ आ रही सर? एक पॉइंट इसमें और ऐड करूं, सबसे अच्छा पॉइंट सर, सबसे अच्छा पॉइंट विच इज टू बी नोटेड सर। अब ये सेकंड पॉइंट नोट कर लिया आपने, ठीक है ना? सो एक और बताता हूं सर, एक और बताता हूं सर। फॉर एग्जांपल मेरी बिल्डिंग में पत्थर लगा हुआ था, फ्लोर टाइल लगी हुई थी मेरी बिल्डिंग में सर, ठीक है ना? उदाहरण तौर पे मेरी बिल्डिंग है 50 लाख की, मेरी बिल्डिंग है 50 लाख की, उसमें जो टाइल लगी हुई है वो लगी हुई है 2 लाख की। मैंने अपनी बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितनी रिकॉर्ड की हुई है? 50 लाख की। 50 लाख इंक्लूड एवरीथिंग ना, उसमें टाइल भी आ जाती है, दीवारें भी आ जाती है, ईंट भी आ जाती है, सारी जो फिटिंग हुई पड़ी है वो भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है ना। मैंने और बिल्डिंग ही यूज कर ली है जब, तो बिल्डिंग ही मेरी 50 लाख की है सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? मैं अकेला अकेला तो लिखा नहीं मैंने अपना एसेट, मैंने एक सिंगल वर्ड में लिख दिया, वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग मींस 50 लाख की बिल्डिंग सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? मैंने अलग अलग नहीं लिखा कि इतने का एसी है, इतने की दीवार है, इतने का पक्का है, इतने का वो लाइक फर्नीचर लगा हुआ है, इतने की फिटिंग हुई पड़ी, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, इतने का मेरा गेट, ऐसा नहीं। मैंने एक सिंगल वर्ड लिखा, बिल्डिंग 50 लाख। समझ आई मेरी बात की नहीं समझ? पर हुआ क्या, मेरा दिमाग कहता कि यार चंदन टाइल बढ़िया नहीं लग रही, टाइल तुड़वाओ, इटालियन मार्बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इटालियन मार्बल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने वो क्या किया, वो सारा पत्थर तोड़ दिया, सारा पत्थर मैंने तोड़ दिया सर। 10 लाख का इटालियन मार्बल लाके मैंने अपनी बिल्डिंग में लगा दिया। 10 लाख का इटालियन मार्बल फॉर एग्जाम्पल, तो 10 लाख का इटालियन मार्बल आता है क्या? अरे थोड़ा सा लगा दिया फॉर एग्जाम्पल सर, ठीक है, एज एग्जाम्पल सर। मैंने 10 लाख का इटालियन मार्बल लाके अपनी बिल्डिंग में लगा दिया। तो पहली बात ये है, क्या अब मेरी कोई बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी? आंसर इज यस। अब बिल्डिंग में इटालियन मार्बल लगा हुआ है सर। पॉइंट है इसकी कितने से बढ़ी सर? 8 लाख से बढ़ी। वो 2 लाख का तो मैंने वो जो पत्थर था वो गिरा दिया, बेच गया, मेरा नुकसान हो गया सर, ठीक है ना? आप ऐसा मानो कि बिल्डिंग 50 से 48 की आ गई, आप ऐसा मानो कि बिल्डिंग 50 से कितने की आ गई? 48 की होगी, पर मैंने क्योंकि 10 लाख का पत्थर लगा दिया, वो 48 से 58 की होगी, 58 की होगी सर। यू कैन ट्रीट इट लाइक दैट। मेरी बात समझ आ रही है? इन अदर वर्ड्स, मैंने 10 लाख का खर्चा किया, उसमें से आप ऐसा मान के चलो कि 2 लाख का तो पहले कैपिटलाइज हुआ पड़ा है, 8 लाख की वैल्यू बढ़ानी है। सो जो आपने 10 लाख का एक खर्चा किया ना, उसको में से आपको 8 लाख बैलेंस शीट में भेजना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और 2 लाख रुपया राइट ऑफ करना पड़ेगा सर। समझ आ रही मेरी बात की नहीं समझ आ रही? अगर आप 10 का 10 लाख कैपिटलाइज कर दोगे तो 50 से 10 लाख 60 लाख कैपिटलाइज हो जाएगा, और आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 60 लाख नहीं 58 लाख है सर। उसमें ऑलरेडी 2 लाख के पत्थर की वैल्यू है जो आपने तोड़ दिया। अगर आपने तोड़ दिया फिर या तो 2 लाख माइनस करो, 10 लाख का पत्थर लगा दे, फिर 10 लाख का पत्थर ऐड करो सर, मेक इट 58 लाख सर। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस सीधा 8 लाख ही बढ़ा दो सर। इन अदर वर्ड्स, जो आपने 10 लाख रुपए खर्चा किया है उसको आप 8 लाख का क्या करो, 8 लाख का कैपिटलाइज कर दो, और 2 लाख का आप क्या करोगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो। कैसे करना आगे जाके बता दूंगा, नॉट अ वेरी बिग डील सर, बस 200 लाख रुपए अपना लॉस बुक कर लो सर। थोड़ा भी तो है ना, नुकसान तो किया ही है ना अपना, जो पैसा खर्च किया था पहले वो तो बर्बाद हो गया। तो बर्बाद होने का मतलब क्या है, इसको भेजो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको करो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बुक सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल सर, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल सर।
नहीं तो बच्चों को पता क्या लगता है कि अगर मैंने कोई खर्चा किया ना, या तो वो कैपिटल होगा या वो रेवेन्यू होगा। सर उसमें कुछ कैपिटल कुछ रेवेन्यू भी हो सकता है। टेक इट दिस एग्जांपल सर, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? नाउ इन अदर वर्ड्स, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी जो खर्चे फ्यूचर में लंबे समय तक बेनिफिट देते हैं तो वो क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो लैंड का एक्सपेंडिचर है, चाहे बिल्डिंग एक्सपेंडिचर है, चाहे आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया है, चाहे कोई आपने फॉर एग्जांपल व्हीकल्स परचेज कर लिए, आपने कुछ भी परचेज कर लिया सर, ठीक है? जो रोजमर्रा के बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा किया जाता है, जो रूटीन बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए खर्चा किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रोजमर्रा के खर्चे वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैसे जाते हैं वो आगे जाके बता देंगे, नॉट अ बिग डील सर। सो इनके जो खर्चे होते हैं वो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, वो कोई ऐसे खर्चे नहीं होते कि आगे जाके सदियों तक और सालों तक काम आएंगे, ऐसा कोई खर्चा नहीं होता सर। सर्विस ले ली, पैसा खर्च दिया, गुड्स परचेज कर ली, पैसा खर्च दिया सर। इस तरीके के सभी एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सभी खर्चे उसी सेम अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं सर। इस साल खर्चा किया, अगले साल फिर करना पड़ेगा, अगले साल फिर करना पड़ेगा, अगले साल छोड़ो, महीने में अगले महीने करना पड़ता है सर। साल की तो वो दूर की बात है, इस महीने बिजली यूज कर ली ना, अगले महीने बिजली यूज करने की दोबारा बिल पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भी एक बार बिजली यूज कर ली, एक बार बिल पे कर दिया और सालों बिजली यूज करते रहोगे, ऐसा नहीं होता बॉस। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार तेल डलवा दिया अपनी गाड़ी में और सदियों तक वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता बॉस। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? आपको इंटरेस्ट हर महीने पे करना पड़ेगा, आपको रेंट हर महीने पे करना पड़ेगा सर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपको टाइम टू टाइम करवानी पड़ेगी, सैलरी आपको टाइमली पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपको टाइमली पे करना पड़ेगा, वेजेस आपको टाइमली पे करना पड़ेगा सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? लॉयर की फीस आपको टाइमली पे करनी पड़ेगी सर, अकाउंटेंट की जो सैलरी है, फीस है, वो आपको टाइमली पे करनी पड़ेगी सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपको टाइमली पे करना पड़ेगा। व्हाट एवर दीज टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, जो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर और सदियों तक चलते रहे सर, सालों तक चलते रहे सर। जो खर्चे सालों तक आपको लाभ देंगे, बेनिफिट देंगे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की परिभाषा में आ गए। जो सालों तक आपको लाभ नहीं देंगे, वो किसकी परिभाषा में आ गए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की परिभाषा में आ गए सर। ये बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? पर हाँ, ऐसा नहीं होता कि इनके बिना काम चल जाएगा। सैलरी नहीं पे करोगे, एम्प्लॉय नहीं आएगा, वेजेस नहीं पे करोगे, लेबर नहीं आएगी सर, बिजली का बिल पे नहीं करोगे, बिजली नहीं मिलेगी सर। सो ये बिजनेस को चलाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं फॉर डे टू डे ऑपरेशंस के लिए सर, दे वेरी नेसेसरी। सो फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, फॉर एग्जांपल स्टाफ सैलरी, फॉर एग्जांपल रिपेयर एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स। रोजमर्रा गुड्स परचेज करनी पड़ती है, हर 2-4 दिन में माल परचेज करना पड़ता है, हर रोज माल तैयार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है एक बार माल ले लिया और 10-20 साल चलता रहेगा सर, ऐसा नहीं होता सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर आपका खर्चा, आपने जो खर्चा किया, अगर वो 1 साल से ज्यादा आपको यूजफुल है, तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैटेगरी में आएगा सर। अगर आपने कोई ऐसा खर्चा किया है विच इज यूजफुल फॉर लेस देन 1 ईयर सॉरी, तो वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। वो कैसे करते हैं वो आगे जाके बता देंगे, नॉट अ बिग डील सर, ठीक है ना? ट्रीटमेंट कैसे करना वो बहुत इजी है, वो आगे जाके देख लेंगे सर, घबराने का नहीं है सर, ठीक है ना? सो यानी जो खर्चे करंट ईयर में कंज्यूम हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं सर। सर अकाउंट्स इजी है क्या? अरे बहुत इजी है सर। प्लस वन अकाउंट्स को डिफिकल्ट कौन बोलता है इस दुनिया में? है क्या इसमें समझने में? नॉर्मल सी बातें हैं, समझते जाओ समझते जाओ सर, बहुत इजी सर, वेरी इजी सर। अब मेरी बातें सुनो, एक भी चीज टफ लगे ना फिर मुझे बताना सर। फाइन, आई गारंटी यू 100 मार्क्स, आई गारंटी यू योर 100 मार्क्स सर। आपके 100 मार्क्स आएंगे 100% सर, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम सर, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे सर। हर तरह का, हर एक तरह के एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल एक तरह की होगी, उसके 100 टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे सर, डोंट वरी सर, सब होगा सर। सो डेफर्ड एंड एक्सपेंडिचर के होते हैं, तो मैं कल भी मैंने बताया था, जिसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हो, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको हम डेफर कर देते हैं, जिसको हम एक साल में रिकॉर्ड ना करके मल्टीपल ईयर्स में रिकॉर्ड करते हैं सर। एक साल में खर्चा बुक ना करके उसको हम स्प्रेड कर देते हैं ओवर द नंबर ऑफ पीरियड ऑफ ईयर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने एग्जांपल दी थी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की सर, एग्जांपल तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है ना? आगे जाके बताएंगे जब शेयर इश्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं, परसों में आओगे फिर बताएंगे सर, बताएंगे और कैसे कैसे डेफर होता है सर। पर अभी आप नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के एग्जांपल समझ लो सर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई खर्चा किया, अगर आपको लगता है कि वो एडवर्टाइजमेंट है, वो इट विल बी यूजफुल टू मी, टू माय बिजनेस फॉर 5 years 10 years,
then it should be recorded in the period of 5 years or 10 years. Then it should be spread over the period of 5 years or 10 years. It shouldn't be recorded, it shouldn't be booked as an expense in a single year, sir. Its burden shouldn't be, वो एक साल में नहीं होना चाहिए उसका burden, sir. एक साल में fall नहीं होना चाहिए, sir. It should be spread over the number of years. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही, boss? So revenue type expenses spread over the multiple years. ठीक है, deferred revenue expenditure वो होती है जो defer हो जाती है, that are revenue in nature, sir, but that are not fully written off in the same year because the benefit continues for more than counting period. सर ये asset होते हैं? No. ये क्या asset होते हैं? No, sir. इसका कोई लाभ होता है? नहीं सर, ये तो खर्चा एक साल में बुक ना करके 5 साल में बुक कर दिया, और क्या, खर्चा हो गया बस, that's it. For example, company spends a large amount of promotional campaign, कोई एडवर्टाइजमेंट उसने खर्चा किया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया है, आपको लगता है कि ये कस्टमर्स के ऊपर इंपैक्ट करेगा फॉर द सेवरल ईयर्स. सर आजकल ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती है कि फॉर द 100 ये कहना फॉर द फ्यू इयर्स, फॉर द मेनी इयर्स वो इंपैक्ट करेगा. सर आजकल तो नहीं, ऐसा रियलिटी में नहीं रहता इतना, मुझे तो नहीं लगता. मुझे तो लगता है कि जब गर्मियों का सीजन आता है फटाफट एसी की ऐड आनी शुरू हो जाती है हर गर्मी में. अगर वो कंपनी ऐड करना बंद कर देगी ना तो कंपटीटर से आगे भाग जाएगा. व्हाट आई फील सर, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई वो ऐड कर देंगे जो सालों तक याद रहेगी, है ना. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हिट कर जाती है माइंड में, सदियों तक याद रहती हैं, पर अदरवाइज नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट कैंपेन सदियों तक याद नहीं रहती सर. निरमा ही लेना, पता नहीं ऐसे कुछ शब्द है, ठंडा मतलब कोका कोला, ऐसे कुछ वर्ड्स हिट कर जाते हैं, पर स्टिल मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है. अगर कोक एडवर्टाइज करना बंद कर देने तो लोग पीने बंद कर देंगे सर. तो कोक ये इंश्योर करता है कि हर जगह को कोका कोला दिखे सर. अंबुजा सीमेंट ये इंश्योर करता है कि हर जगह पे आपको अंबुजा सीमेंट की पेंटिंग हुई दिखे, वो दुकानों के ऊपर पेंटिंग हुई थी ना अंबुजा सीमेंट की सर. अंबुजा सीमेंट इंश्योर्स दिस. तो आजकल बिजनेस ही ऐसे रन होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करनी पड़ती हैं, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन अ बिजनेस सर. फाइन. सो ये एग्जांपल हम सदियों से बच्चों को बताते हैं, तो थ्योरेटिकल में तो बताते हैं, प्रैक्टिकल में मुझे लगता नहीं कि ऐसा कभी कुछ होता है. होता कब है मैं बताता हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को उदाहरण तौर पे पैसा पे किया और उसने मुझे 5 साल का टेंडर दे दिया कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो इन दिस पर्टिकुलर एरिया. तो मैंने 5 साल का उसने मुझसे इकट्ठा पैसा भरवा लिया. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 10 लाख भर दिया, तो वो 10 लाख रुपया इट बिलोंग्स टू 5 इयर्स, तो उस एक्सपेंडिचर को मुझे डेफर करना चाहिए मुझे सर. पर आप अगर कहो ना कि मैं 10 लाख की मैंने फ्लेक्स लगा दी, वो फ्लेक्स लोगों को सालों तक याद रहेंगी, तो उसको मैं 10 साल में डेफर करूंगा. आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो सर. मेरी बात समझ आ रही है? सर फ्लेक्स लगाने के लिए पैसा देना पड़ता है, फ्लेक्स लगाने के लिए पैसा देना पड़ता है. आजकल लोग एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं ना अपनी शॉप के किसी के आगे, उसको पैसा पे करते हैं सर. अगला कह रहा है कि मेरी शॉप के आगे फ्लेक्स करना, मुझे पैसा पे कर. पता ही बात नहीं पता होता कि नहीं होता. फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने एडवर्टाइजमेंट करवाई और उस शॉपकीपर को, उस बंदे को उसने 4 साल का इकट्ठा पैसा दे दिया, तो जितना भी पैसा दिया तो उसको डेफर कर सकते हो 4 साल में सर. नो डाउट इन दैट सर. बट डोंट थिंक ऐसा कोई एक्सपेंडिचर कि आपने फॉर एग्जांपल कोई इंस्टाग्राम पे ऐड रन कर दी, या आपने कोई पेपर पैम्फलेट छपवा दिए, न्यूज़पेपर में डलवा दिए, उस एक्सपेंडिचर को आई थिंक डेफर नहीं करना चाहिए सर. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो आई डोंट वांट यू टू थिंक थ्योरेटिकली, आई वांट यू टू थिंक प्रैक्टिकली सर. हमें 12-13 साल हो गए अकाउंट्स की फील्ड में सर. ठीक है ना, पता नहीं कितनी जनता के अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, बनाए हैं. ठीक है, तो इन चीजों को हम समझते हैं बखूबी सर, किसको कैसे डील करना है, किसको कैसे नहीं डील करना सर. सो आगे मूव करते हैं. सर एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होते हैं? जो हम खर्चा करते हैं फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू सर. माल लेके आओगे तो बेचोगे ना, माल लेके आओगे तो बेचोगे सर. ठीक है, तो वही सारे खर्चे सर जो अभी तक हम पढ़े हैं सर. एक्सपेंस कह लो, एक्सपेंडिचर कह लो, एक्सपेंस कौन सा कह लो, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सोच लो सर, उसको नॉर्मल एक्सपेंस भी बोल सकते हैं सर. सो एक्सपेंस वो पोर्शन होता है जिसका बेनिफिट ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका होता है. So it represent the cost of the earning the income, sir. So expense is a portion of the expenditure whose benefit has already been consumed. जिसका हम benefit already consume कर चुके हैं, बस ये थोड़ा सा past tense form में है सर. ठीक है, in the accounting period, sir. So expense में arise in the different forms such as payment like salaries, है ना. अब आप employee से सर्विस ले चुके हो ना, तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा. तो अब जो सैलरी है, सैलरी इज एन एक्सपेंस, सैलरी इज एन एक्सपेंस. अगर आप पूछोगे सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो मैं देखूंगा कि ये मुझे क्या यूजफुल है फॉर द नंबर ऑफ इयर्स और लेस देन 1 ईयर. द आंसर इज इट इज यूजफुल फॉर मी फॉर द लेस देन 1 ईयर. देन ऑफ कोर्स आंसर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर. सो दैट मींस जो हमने सैलरी पे की है,
तो वो लाइक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और एक्सपेंस भी, आंसर इज यस। वैसे एक्सपेंस दो तरह के हो सकते हैं, प्रीपेड भी हो सकते हैं और पोस्टपेड भी हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग भी हो सकते हैं सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो आगे जाके देखते हैं। सो पेमेंट लाइक सैलरीज, रेंट्स, फाइन एंड वेजेस, ठीक है। डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट्स। सर फिक्स्ड एसेट की जो डेप्रिसिएशन है वो एडवांस में थोड़ा ना बुक होती है, एडवांस में थोड़ा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं सर। फिक्स एसेट कंज्यूम कर लेते हैं हम, तो उसके बाद उसके डेप्रिसिएशन की एंट्री डलती है सर। भी भाई इतने की एसेट थी, इतनी की वैल्यू कम हो गई, इतनी की अभी डेप्रिशिएट हो गई, इतनी इसकी डेप्रिसिएशन बुक कर दो, रिकॉर्ड कर दो बॉस। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? दूसरी बात, लॉस लाइक बैड डेट्स, पैसा मर जाना। किसी से पैसा लेना था, वो मेरा डेटर था, मैंने उससे पैसे लेने थे और वो बंदे ने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने कोर्ट में मूव किया, सब कुछ ट्राई करके देख लिया, पर उसके पास है ही नहीं पैसे। ज्यादा से ज्यादा क्या कोर्ट जेल भेजेगा और क्या होगा? पर एट द एंड ऑफ द डे, फ्रॉम फाइनेंस एंगल, फ्रॉम द पैसे एंगल, फ्रॉम द मनी एंगल, मुझे मेरा पैसा नहीं मिला सर। मैंने क्या लेना वो जेल जाए ना जाए, मुझे मेरा पैसा चाहिए सर। द पॉइंट इज मुझे मेरा पैसा नहीं मिला। अगर आपको आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मर जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। क्या बोलते हैं? पैसे मरने को क्या बोलते हैं? बैड डेट्स हो गए पैसे सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? ठीक है जी। उसके बाद हो सकता है कि डेटर मर जाए सर, खुदा ना खास्ता, परमात्मा ना करे उसकी डेथ हो जाए सर। डिक्रीज इन द एसेट वैल्यू सर, वही डेप्रिसिएशन। इट इज एज गुड एज डेप्रिसिएशन, पर हल्का सा स्लाइट डिफरेंस आता है, वो आगे जाके देख लेंगे सर। ठीक है ना, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होते हैं ना, वो एक एस्टिमेशन के बेस पे रिकॉर्ड करते हैं सर। ठीक है, तो हो सकता है कि कभी कभी हमारी एस्टिमेशन गलत भी हो जाए। मैंने एक एसेट परचेज की 20 लाख की, डेप्रिशिएट कर करके मेरे आज कागजों में 15 लाख बोल रही है सर। मेरे कागजों में कितनी बोल रही है? 15 लाख बोल रही है सर। ठीक है, पर मुझे पता लगा कि इसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख है, तो मुझे इसको 12 लाख कर देना चाहिए सर। तो मैंने वो प्रोसीजर रहता है, अकाउंटिंग नोट देना पड़ता है उसके लिए, तो मैंने 15 से 12 लाख कर दिया उसको। तो मैंने 15 से क्या कर दिया? मैंने उसको 12 लाख कर दिया अपने कागजों में सर। वैसे मैं अब तक डेप्रिशिएट कर रहा था, तो एज पर डेप्रिसिएशन मुझे लगा कि मुझे कम डेप्रिशिएट कर दिया, पर ज्यादा करनी चाहिए थी सर। मुझे मेरी बात समझ आ रही? मुझे लग रहा है मेरी जो एसेट 15 लाख की है, बट रिसेंटली आई केम टू नो कि मेरी एसेट 15 लाख की नहीं 12 लाख की है मार्केट में सर। फाइन, तो कभी कभी एसेट की वैल्यू डिक्रीज भी करनी पड़ती है सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने माल बेचा उसकी कॉस्ट, इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बाद में देखेंगे सर। अभी आप ये समझ लो कि मैं 100 रुपए का माल लेके आया, उसको बनाने के लिए मुझे 20 रुपए और खर्च हुए सर, और मैंने 150 का बेचा। तो मैंने किसका बेचा? 150 का बेचा सर। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो मैंने माल परचेज किया और उसको बनाने का जो खर्चा आया। लेके आया दूध, चीनी डाली, भट्ठी चलाई, लेबर पे की, जो काजू बादाम वगैरह डाले, फिर मैंने मिठाई बना के बेची सर। सीधा डायरेक्ट रॉ मटेरियल थोड़ी बेच देंगे, सीधा आलू लाके थोड़ा बेच देंगे, उसका चिप्स बना के बेचेंगे ना। तो उसको बनाने का खर्चा आता है बॉस, उसके लिए लेबर भी चाहिए, उसके लिए फ्यूल भी चाहिए, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए, कुछ भी चाहिए हो सकता है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो कुल मिला के चीज को बनाने का जो खर्चा है, जो मैंने माल बेचा उसको बनाने का जो खर्चा आया सर, वेदर इट्स अ परचेज कॉस्ट, और ऊपर जो मैंने खर्च किया सर, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो मैंने गुड्स को सोल्ड किया, सेल किया, उसकी कॉस्ट क्या है सर? मैंने गुड्स सेल किए 150 में, पर उसकी कॉस्ट क्या है? 120। क्या है उसकी? 120। सिर्फ मुझे परचेज कॉस्ट वर्ड यूज करोगे ना, मैं बोलूंगा 100 रुपया। अगर आप बोलोगे ना सर परचेज कॉस्ट क्या है, मैं बोलूंगा 100 रुपया। सर हर चीज परचेज कॉस्ट नहीं होती। ऐसा नहीं है मैं 1000 रुपए की शर्ट ला रहा हूं तो मुझे 1000 रुपए की शर्ट करने कॉस्ट पड़ती है। ऐसा लड़का भी रखा हुआ है दुकान पे यार, बिजली का बिल भी भरना है भाई, लिमिट भी चल रही है मेरी बैंक में, उसका इंटरेस्ट भी पे करना है यार, और भी ऊपर कुछ खर्चे होते हैं पेरेंट मेंटेनेंस के यार। 10% तो मुझे खर्चा पड़ता है लाने आने जाने का सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ओनली परचेज कॉस्ट इज नॉट इनफ सर, सो यू हैव टू कंसिडर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो बट देयर आर टू टर्म्स। परचेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है? 100 रुपया, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? 120 रुपए सर। सिंपल भाषा में समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है सर? फाइन, मैं कुछ टेक्निकल होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, जस्ट वांट टू बी वेरी सिंपल सर। ठीक है जी। उसके बाद जो सारी एक्सपेंसेस होती है इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे। कैसे भेजेंगे आगे जाके बता देंगे, बारी बारी वर्ड आई जा रहा है, जस्ट फॉर टाइम भी इग्नोर कर दो। आई गिव यू डैम गारंटी, आई गिव यू डैम इंश्योरेंस, कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जिसको आप पूरे महारथी न बन जाओ सर। ठीक है, महारथी बनाने की जिम्मेवारी मेरी है सर आपको। ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट सर। एक सिंगल ऐसा टॉपिक नहीं जाएगा जो आपको समझना है सर। ठीक है, दिस इज आई कैन गारंटी यू फॉर दैट सर। फाइन। उसके बाद एडवांस पेमेंट सर, दो तरह के एक्सपेंस होते हैं। एक तो प्रीपेड, जैसे आप रिचार्ज करवाते हो प्रीपेड ही है, पहले पैसा दो और सर्विस बाद में यूज करो, उसको क्या बोलते हैं? एडवांस खर्चा। उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? ये वो एक्सपेंस होता है जो हमने पहले पे कर दिया इन द करंट पीरियड, बट उसका बेनिफिट जाके आगे नेक्स्ट पीरियड में मिलेगा सर।
फाइन, तो आपने 31 मार्च को खड़े होकर पे कर देखना है सर। फॉर एग्जाम्पल मेरे कहने का मतलब क्या हुआ सर, उदाहरण तौर पे फॉर एग्जाम्पल जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका 1/4/2025 से खत्म होगा, 31 मार्च 2026 को खत्म होगा, शुरू हुआ सर 25 को, खत्म हुआ 26 को सर। ठीक है, आपने अगस्त 25 को एडवांस रेंट दे दिया, किसका? सितंबर मंथ का। आपने एक्चुअली, आपको पता था कि मैंने सितंबर में बाहर घूमने जाना है, जो मेरा पीछे लैंडलॉर्ड है वो मुझसे रेंट मांगेगा, इसकी बजाय मैं क्या करता हूँ, उसको एडवांस रेंट ही दे देता हूँ कि भाई नेक्स्ट मंथ में बाहर होऊंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा रेंट आपको, आप मुझसे अभी पकड़ लो रेंट सर। ठीक है, तो क्या ये प्रीपेड कैटेगरी में आएगा? आंसर इज नो सर, आंसर इज नो सर। जो आपने प्रीपेड देखना है वो आपने 31 मार्च को खड़े होकर देखना है। ये तो खर्चा पर अगस्त में ना देखे सितंबर का खर्चा हो गया सर। ये खर्चा तो बुक तो इसी फाइनेंशियल ईयर में होगा ना, ये खर्चा तो बुक इसी फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा ना, ये तो इसी फाइनेंशियल में खप जाएगा ना सर। सो इट इज नॉट अ केस ऑफ एडवांस, इट इज नॉट अ केस ऑफ अ प्रीपेड एक्सपेंडिचर फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आपने कहां से खड़े होकर देखना है सर? आपने देखना है पीरियड, इस पीरियड में आपने देखना है सर। क्या देखना है? इस फाइनेंशियल ईयर में आपने देखना है सर। क्या वो खर्चा नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है? फ्यूचर पीरियड्स, पीरियड्स का मतलब क्या हुआ? ईयर्स, नेक्स्ट ईयर्स, ईयर्स मींस फाइनेंशियल ईयर्स को। सो मोटा मोटा बात है 31 मार्च को खड़े होकर देखना है आपने सर। क्या कोई ऐसे खर्चे हैं जो हमने पे कर दिए बट उसका जो लाभ है नेक्स्ट ईयर में मिलेगा सर? इफ द आंसर इज यस, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस कैटेगरी में आएगा सर, नॉट दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? उसके बाद सो फॉर एग्जांपल एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, मतलब साल का खर्चा, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? ना कि ये एग्जांपल बच्चे ऐसा समझते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल अगस्त में रिचार्ज करा लिया, सितंबर अक्टूबर नवंबर का, और ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। फ्रॉम अकाउंटिंग एंगल इट इज नॉट योर प्रीपेड सर। फ्रॉम योर जर्नल टोन इट कुड बी प्रीपेड फॉर यू सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? बट अकाउंट्स बनाने के लिए हम 31 मार्च को मद्देनजर रखते हैं सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? सेम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगस्त का खर्चा आपने सितंबर में पे कर दिया, हमारा भी आउटस्टैंडिंग नहीं है सर, पे तो हो गया ना, उसी में निबड़ गया ना, फिनिश हो गया ना सर, उसी साल में गया ना सर, इसी साल में रिकॉर्ड हो जाएगा, इसी साल में वो एक्सपेंस बुक हो जाएगा। द पॉइंट इज 31 मार्च आपने जो मार्च का रेंट है वो आपने 7 अप्रैल को पे किया, तो आपको मार्च का रेंट आउटस्टैंडिंग शो करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में। आपने मार्च का रेंट कब पे किया? आपने मार्च को जगह यूज की, आपके लैंडलॉर्ड ने कहा हुआ है कि 10 दिन तक आप पे कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिजली का बिल भी पे करने के लिए कुछ टाइम मिलता है सर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जो पे है, आपने जो पे किया वो कब पे किया? आपने 7 अप्रैल को पे किया सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? तो जो आप एज ऑन 31 मार्च को हमने देखना है, क्या मैंने रेंट पे किया था? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। तो इसको हम आउटस्टैंडिंग शो करेंगे सर। हमने सभी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने हैं वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की हमने पोजीशन शो करनी है सर। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमने दिखाना है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? अगर वो एडवांस पे हुआ है फॉर द नेक्स्ट ईयर देन इट इज प्रीपेड। अगर वो एज ऑन 31 मार्च को हमने देखना है, एज ऑन 31 मार्च को, 31 मार्च को उसकी क्या सिचुएशन है, क्या वो 31 मार्च को पे हो गया या नहीं पे हुआ? अगर पे हो गया बॉस, ठीक है, तो इट्स ओके। अगर नहीं पे हुआ देन इट इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? ठीक है, तो नॉर्मली हम उसको क्या बोल लेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर शॉर्टकट लिख सकते हैं ऐसे? नहीं, आपने नहीं लिखना सर, आप सर हम पूरा लिखेंगे, आंसर इज यस। क्यों सर? पता नहीं सर, आपके टीचर्स को दिक्कत है शायद, वो मार्क्स मुझ काट लेते हैं। फाइन, तो आप पूरा लिख के आया करो, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। ठीक है, वो टीचर्स में मार्क्स काट लेते हैं और कुछ नहीं सर। फाइन, वैसे चलती है ये चीज, मेरे अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, नॉट अ बिग डील सर। सो कुछ फुल फॉर्म्स ऐसी होती हैं, जैसे डेबिट क्रेडिट है ना, तो वो तो हम ऐसे लिखते हैं ना, dr.cr. दैट्स इट, शॉर्टकट लिखते हैं सर। dr. डॉक्टर नहीं होता? हाँ होते हैं सर। अकाउंट्स में सर डेबिट होता है सर, क्रेडिट cr. होते हैं सर। क्या होता है डेबिट क्रेडिट? सर बाद में से करेंगे सर। कब करवाओगे? हमने तो सुना था अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट ही होता है, अभी तक तो आपने करवाया ही नहीं डेबिट क्रेडिट, अभी तक तो शुरू भी नहीं हुआ। हमने तो यही सुना था अपने कजन से, अपने फ्रेंड से, भी सारा दिन डेबिट क्रेडिट करोगे सर। 3rd लेक्चर चल रहा है, 4th लेक्चर, अभी तक आपने डेबिट क्रेडिट वर्ड नहीं यूज किया सर। कोई बात नहीं, जड़ें मजबूत करने दो, है ना। एक बार मेरी जो आ रही है वो तिखी हो जाए, दरख्त तो मैं ऐसे काट दूंगा,
दरख्त तो मैं ऐसे ही काट दूंगा 1 मिनट में, एक बार आ रही मुझे मजबूत कर ले दो अपनी बस एक बार। मेरी बात समझ आ रही है ना? अगर मेरी नाक तिखी हुई तो वो दरख्त नहीं मैं काट पाऊंगा सर, दिक्कत ही है सर। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, कराते रहो जैसे कराना है सर, हमें क्या, हम तो सुन ही रहे हैं आपको, तो सुनो सर। थैंक यू सो मच, आप पेशेंस रखो, आपको सब समझ आएगा सर, दिस इज माय डैम गारंटी, दिस इज माय प्रॉमिस बॉस। So outstanding expense is an expense that has already been incurred during the accounting year but remains unpaid at the end. कहां देखना है आपने? At the end of the financial year. आपने कहां देखना है? At the end of the financial year सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? सर ये जो आप करवा रहे हो इसके बाद क्या हम अपने जो स्कूल में बुक लगवाई हुई है उससे पढ़ लें तो सब समझ आ जाएगा? अरे सर डैम गारंटी सर। सर अगर ना समझ आया तो कमेंट कर दें, अरे 100%। सर क्या आप रिप्लाई करोगे? सर आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू सर। सर क्या आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं? प्लीज आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई यू सर। फाइन सर, कोई मर्जी पब्लिशर की किताब पढ़ लें तो समझ आ जाएगा? अरे 100% समझ आएगा सर। सर हल्का सा भाषा का थोड़ा सा ऊपर थले हो सकता, कुछ भी नहीं है, चीजें वही है सारी सर। ठीक है सर। सर एनसीईआरटी फॉलो कर लें उसमें भी समझ आ जाएगा? अरे डैम गारंटी सर। चाहे आप यूपी बोर्ड की किताब यूज करो, एनसीईआरटी यूज करो, राजस्थान बोर्ड यूज करो, कर्नाटक बोर्ड यूज करो, पंजाब बोर्ड यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, कोई फर्क नहीं है, चीजें वही है। सब्जी हर एक ने अपने अकॉर्डिंग बनानी है। फॉर एग्जांपल राजमा चावल बनाने, हर एक अपना अपना टेस्ट है बनाने का, बननी राजमा चावल ही है, बनने राजमा चावल ही अल्टीमेटली, प्रोसीजर वही है सारा सर। ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी क्या होती है? देनदारी है। अब जो किसी को पैसा पे करना हो, अब अगले से माल उधार ले लिया तो पैसा तो पे करना है ना, आउटस्टैंडिंग तो है ना, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? लायबिलिटी। अब अगले का जगह यूज कर ली तो अगले को रेंट नहीं पे करना, तो उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग रेंट। एम्प्लॉय से सर्विस ले ली, क्या अगले बेचारे को सर्विस के पैसे नहीं पे करने, सैलरी नहीं पे करनी सर, तो उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो जो किसी को पैसा पे करना होता है उसको लायबिलिटी भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी भी बोलते हैं सर। सर लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? सर लायबिलिटी थोड़ा सा बड़ा वर्ड हुआ ना, लायबिलिटी थोड़ा सा बड़ा वर्ड हुआ। अगर आपने किसी से कर्जा ले लिया, कैश लोन ले लिया, रॉ कैश ले लिया, अपने बैंक में पैसे डलवा लिए, लोन ले लिया बैंक से, तो वो भी क्या है? लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट भी क्या है? लायबिलिटी सर। जितने सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इन अदर वर्ड जितने सारे आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है सर, वो भी सभी क्या है? लायबिलिटी। जो आपने लोन लिया है, जो आपने लोन लिया, लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, वो भी क्या है आपका? लायबिलिटी सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? आगे जाके बताएंगे जो आपने टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को पे करना आउटस्टैंडिंग खड़ा, वो भी क्या है? आपकी लायबिलिटी सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? ठीक है ना? जो आपका जीएसटी वगैरह बकाया वो भी क्या होती है? लायबिलिटी होती है, वो आगे जाके देखेंगे सर। ठीक है जी। सर रेवेन्यू क्या होता है? सर रेवेन्यू मीन्स सेल, रेवेन्यू मीन्स सेल्स। मैं 100 रुपए की चीज लाया, 120 की बेच दी सर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल सर। सर सेल किससे? सर सेल ना एक्चुअली थोड़ा सा छोटा वर्ड होता है, रेवेन्यू थोड़ा सा बिगर पिक्चर में देखते हैं। सेल तो जैसे मैं गुड्स बेच रहा हूँ ना, 120 की गुड्स बेची, तो 120 को मैं क्या बोलूंगा? 120 की मेरी सेल है। क्या है? मेरी 120 की सेल है। अगर फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर हूं और मैं ओपीडी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, है ना, मैंने साल के दौरान 2 करोड़ की ओपीडी सर्विस प्रोवाइड की, तो क्या मैं 2 करोड़ की वर्ड बोल सकता हूँ कि मेरी 2 करोड़ की सेल है? सर सेल ना थोड़ा गुड्स के साथ लिंक रहता है, तो यहाँ पर ओपीडी सर्विस है, आप उसकी बजाय ना रेवेन्यू वर्ड यूज करो। रेवेन्यू ऑलराउंडर वर्ड है, रेवेन्यू गुड्स के केस में भी चल जाएगा, रेवेन्यू सेल्स के केस में, सर्विस के केस में भी चल जाएगा। ठीक है ना? मैं कपड़े बेच रहा हूं तो मैं रेवेन्यू वर्ड यूज कर सकता हूं, मैं ओपीडी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो भी रेवेन्यू वर्ड यूज कर सकता हूं सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सेल वर्ड थोड़ा सा किसके साथ लिंक रहता है? गुड्स के साथ रहता है, पर टेक्निकली गलत नहीं है, इट्स ओके, ठीक है, बट नॉर्मली ऐसा रहता है सर। सो टोटल अर्निंग जनरेट फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, और डिपेंड करता है ना बिजनेस कौन सा आपका, ठीक है ना, जो बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, जूता बेचो, जितने का जूता बेचा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेके आया था 1 करोड़ का जूता, बेच दिया 1.25 करोड़ में, तो 1.25 करोड़ क्या आपकी सेल, 1.25 करोड़ क्या आपका रेवेन्यू सर। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेच रहे हो सकते हो, लेके आया था 5 करोड़ के, बेच दिए 6.5 करोड़ के सारे सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो 6.5 करोड़ रुपया क्या हो गया? रेवेन्यू सर। सो रेवेन्यू इज अ टोटल अर्निंग, इट इज अ टोटल अर्निंग्स। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सो रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल इनफ्लो
ऑफ द कैश, जितने में चीज बेची, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल की बात कर रहा हूं सर। टोटल इनफ्लो ऑफ द कैश और रिसीवेबल्स, ये जो मैंने पैसा लेना है सर। हो सकता है कि मेरे मां उधार भेज दो 120 का, मेरे पास कैश नहीं आया सर। कैश आया नहीं आया मैटर नहीं करता, बात ये मैटर करता है कि राइट क्या है, कि 120 लेने का मेरा राइट है, क्या मेरे उससे पैसे लेने बनते हैं 120? इफ द आंसर इज यस, yes 120 to be recorded as a sale, 120 is to be recorded as a revenue sir। मेरी बात समझ आती कि नहीं? इसको हम बोलते हैं एक्रियूअल कंसेप्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्रियूअल कंसेप्ट। एक्रियूअल कंसेप्ट में क्या होता है कि कैश मैटर नहीं करता, बॉस आया है कि नहीं आया, अकाउंट्स में एक्रियूअल कंसेप्ट मैटर करता है सर। आपने खर्चा कर दिया, बेशक कि वो आपने कैश पे नहीं किया, बट स्टिल आपको अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा ड्यू टू द एक्रियूअल कंसेप्ट बीइंग फॉलोड इन द अकाउंट्स। आपने माल बेच दिया, बेशक आपके पास कैश नहीं रिसीव हुआ, बैंक पेमेंट नहीं आई, आपके पास पेमेंट रिसीव नहीं हुई आइदर थ्रू द कैश और थ्रू बैंकिंग चैनल, बट स्टिल a sale has to be recorded, 120 has to be recorded sir as a revenue sir, according to the concept which is being followed in the accounts. It is known as a accrual concept. That means expenses or the revenue are recorded on accrual basis, not on the cash basis. This is a basic मतलब कि एक्रूअल कंसेप्ट व्हिच यू फॉलो इन द अकाउंट्स सर। सर कितने तरह के कंसेप्ट होते हैं, और भी कंसेप्ट होते हैं, गोइंग कंसेप्ट कंसेप्ट भी होता है, और भी कुछ होते हैं सर, आगे जाके देखेंगे, थ्योरेटिकल चैप्टर करवाएंगे उसमें सभी करवा देंगे सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं सर? आई गिव यू डैम गारंटी, एक भी चीज नहीं बचेगी सर। आई गिव यू डैम गारंटी, एक भी चीज नहीं बचेगी। पहली बार नहीं करवा रहे, इतने साल हो गए करवाते, कुछ भी नहीं है सर। इट इज वेरी इजी सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सर नहीं, मुझे तो अकाउंट्स बहुत डिफिकल्ट लगता है। अरे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ बातें सुनते जाओ सर। सही मेंटर होना चाहिए सर, कोई सब्जेक्ट टफ नहीं हो सकता सर। या टफ इसीलिए होता है या तो अच्छा पढ़ाना रहो या बच्चा पढ़ना रहो। अगर दोनों चीजें हो रही है फिर कोई दिक्कत नहीं है सर, देन देयर इज नो इशू सर। नाउ a revenue refers to the total inflow of the cash or the receivables that a business earn through its regular operations। जो मैं रोजमर्रा में अपना माल बेचता हूं, जो मैं सेल करता हूं, जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता हूं, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। डिपेंड करता है आपको बिजनेस कैसा सर। ये तो गुड्स का होगा, सर्विस का होगा, और तो कोई हो नहीं सकता सर। ठीक है, ये मिक्स हो सकता है। जैसे रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट 20 वाला कुक 20 में तो बेचते नहीं है। अगला कह रहा कि भाई मेरे खर्चे और भी है, एसी भी लगा हुआ है, बंदे भी रखे हुए हैं, बर्तन भी मांज रहे हैं। फिर बात समझ आ रही कि नहीं? तो वो अगला 20 रुपए की चीज 50-100 में बेचता है। अगला कह रहा सर्विस भी है, म्यूजिक भी लगा हुआ है, माहौल भी दे रहे हैं, इतना कुछ इंटीरियर भी गिराया हुआ है, आपके बैठने के लिए गिराया हुआ है। दाल तो अपने घर में ही बनती है, घर में जाके खा लो। यहाँ पे दाल खाने आओ 300 रुपए की है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? अदरवाइज वो कॉस्ट कितनी करती है? 30-40 की। वो अगला क्यों 300 में दे रहा है, 200 में क्यों दे रहा है अगला? बिकॉज ऑफ सर्विस, बिकॉज ऑफ सर्विसेज। तो अगला आपको गुड्स के पैसे भी ले रहा है, अगला सर्विस के पैसे भी ले रहा है। सो बिजनेस 2-3 तरह की हो सकते हैं, तो गुड्स का है, सर्विस का है, बोथ। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सो इट मे आल्सो राइज फ्रॉम द allowing others to use of business resources, for example earning interest, rent और कमीशन सर। फाइन, तो इसको क्या बोलते हैं हम? रेवेन्यू। क्या बोलते हैं हम? रेवेन्यू सर। सर ये क्या रेंट कमीशन क्या? फॉर एग्जांपल यार मेरा ना मतलब कि बिजनेस है, जैसे फॉर एग्जांपल लोग अपना लेंटर डालते हैं ना, लेंटर जो मकान बनता है, तो वो अपना लेंटर डालने वाली मशीन में से किराए पे ले जाता है अगला मुझसे। मैंने क्रेन्स डाली हुई है, अगला क्रेन मुझसे किराए पे ले जाता है, मैं अपनी मशीन से किराए पे ले देता हूँ, उससे पैसे अर्न कर लेता हूँ सर मैं। तो मेरी बात समझ आ रही है? तो आप अगर इस तरीके से भी अर्न कर रहे हो ना, सो रेंट कमा रहे हो सर, either through your assets like machinery or building or whatever it is, it's okay sir, then you are earning the revenue sir। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सर ये साइड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हाँ, इट इज साइड सोर्स ऑफ इनकम, हो भी सकती है, क्या दिक्कत है उसमें? वो एक अलग चीज है सर। सर इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? इसको ट्रेडिंग अकाउंट के राइट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट लाइन। अरे छोड़ो ना लेफ्ट राइट, रात में जाके देखेंगे ना डेबिट क्रेडिट शीट क्या होते हैं। 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में समझ जाओ, कुछ भी नहीं है उसमें सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? बस टर्म समझ लो बस आराम से। सर टर्म्स बहुत डेप्थ में समझनी जरूरी है सर, मेरे अकॉर्डिंग समझनी जरूरी है सर। क्यों? क्योंकि हम नए हैं सर। सो तभी आपने वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की 3-4 एग्जांपल देके समझाया। आपने ये भी बताया कि 10 लाख में से 2 लाख का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, वो रूटीन एक्सपेंडिचर, और 8 लाख का कैपिटलाइज होगा। मैं आंसर इज यस। तो तभी आपने समझाया कि वो 2 तरह का होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
अकेला एसेट एक्वायर करने को कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलते, अगर वो आपके एसेट की वैल्यू बढ़ाता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, तो उसको भी क्या बोलते हैं हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर सर। द आंसर इज यस। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट? सो उसके बाद इन सिंपल टर्म्स रेवेन्यू क्या होता है? इट्स ग्रॉस अर्निंग्स, इट इज ग्रॉस अर्निंग्स बिफोर डिडक्टिंग एनी एक्सपेंस। कोई खर्चा नहीं मैंने माइनस किया, मैं नहीं कह रहा मेरा 100 रुपए का मैंने माल परचेज किया, 20 रुपए मैंने ऊपर खर्च कर दिया, उसके ऊपर उसको बनाने में खर्च कर दिया, मैंने 150 का बेच दिया, रेवेन्यू मेरा 150 है, मैं कोई खर्चा भी माइनस नहीं कर रहा। खर्चा माइनस करूंगा तो प्रॉफिट निकल आएगा, अगर 120 माइनस करूंगा तो क्या निकलेगा? 30 रुपए प्रॉफिट निकलेगा। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ सर। Fine. So example includes amount received from the customer, service income, rental income, or the commission earned, sir. So revenue is different from the income because it does not consider expense. वही तो बोल रहा हूँ सर, रेवेन्यू अलग चीज है। 150 रुपए मेरे एग्जांपल में क्या हुआ? रेवेन्यू। और इनकम क्या हुआ? 30 रुपए सर, 30 रुपीज। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? सो यानी बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से होने वाली टोटल अर्निंग्स को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। क्या बोलते हैं बॉस? रेवेन्यू सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है बेटा। उसके बाद बात करते हैं सर इनकम की। सर इनकम क्या हुआ सर? जो पैसा मुझे बच गया, जो 120 में से 150 में से मेरे 120 का खर्चा हो गया, जो पीछे मुझे क्या बचा? 30 रुपए सर। 100 रुपए का मैंने माल खरीदा, 20 मैंने ऊपर खर्च कर दिया, उसको बनाने में कितने का बेचा? 150 का सर। मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ सर? मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 30 रुपीज का। कितना हुआ? 30 रुपीज का। तो 30 रुपीज क्या है मेरे लिए? इनकम सर, जो मुझे पैसे बच गए सर। सो नेट अर्निंग, जो मुझे सारे खर्चे निकाल के जो मुझे पैसे बचे उसको क्या बोलते हैं? इनकम सर। सो इनकम रेफर्स टू द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड सर। ठीक है, इट इज कैलकुलेटिंग आफ्टर सबट्रैक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू एंड एडिंग अदर इनकम। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मुझे 30 रुपए ये बच गए और मैंने ना अपने बैंक में एफडी करवाई हुई थी। मैंने क्या कराई हुई थी? बैंक में एफडी करवाई हुई थी। यहाँ वहां से मुझे 5 रुपए ब्याज भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 रुपए इंटरेस्ट भी रिसीव हो गया, तो मेरा कितना हो गया? मेरा कितना हो गया? मुझे 35 रुपीज। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? आप लाखों में बोल रहे हो, आप करोड़ों में बोल रहे हो सर। ठीक है ना? मेरा 100 करोड़ का खर्चा था सर, 20 करोड़ मैंने ऊपर खर्च कर दिया, 20 करोड़ मैंने ऊपर खर्च कर दिया, 150 करोड़ का मैंने माल बेचा, 30 करोड़ मुझे बच गया सर। ठीक है ना? जो से मर्जी फिगर बोल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 करोड़ का मुझे ब्याज आ गया, टोटल मेरी इनकम कितनी होगी? 35 करोड़ रुपए सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सो इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट देन द प्रॉफिट्स। इट कैन प्रॉफिट तो होता है जितने का मैंने माल बेचा, सिर्फ वही टोटल अर्निंग्स होती है, नॉट ओनली द प्रॉफिट, बट अगर कोई इर्द गिर्द इनकम आ रही है तो वो भी ऐड कर लो सर। ओनली माल बेच के जो इनकम आ रही है वो प्रॉफिट नहीं बात कर रहा। अगर टोटल अर्निंग्स की बात कर रहे हो, अगर आपको कोई रेंट इंटरेस्ट वगैरह भी रिसीव हो रहा है तो भी उसको आप ऐड कर सकते हो सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? सो इट इज ब्रॉडर कंसेप्ट देन द प्रॉफिट। इट में इंक्लूड्स अर्निंग फ्रॉम द नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो पैसा कमा रहे हो, माल बेच के जो पैसा कमा रहे हो, वो तो प्रॉफिट है ही है। उसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग से जो कमा रहे हो, इधर आपको कोई रेंट आ रहा है, आपको कोई इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है सर, तो इसको भी ऐड कर दो, ऑपरेटिंग को, इसको भी ऐड कर दो, दोनों को क्या बन जाएगा? वो इनकम बन जाएगा सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? अब एग्जांपल देखिए हटाओ 35 करोड़ की सर। फाइन। सो कुछ भी आ रहा है ना, ब्याज आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है सर। डिविडेंड क्या होता है? जब आप शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हो ना, तो जो आपको रेगुलर पेमेंट्स मिलती है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जब आप बैंक में पैसे निवेश करते हो, एफडी वगैरह करवाते हो, कुछ भी करते हो, तो बदले में क्या मिलता है? पैसा। उसको क्या बोलते हैं? ब्याज। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। जब ये पैसा आप शेयर्स में लगाते हो, कंपनीज में लगाते हो, तो बदले में रिटेन इनकम मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जो वो कंपनी प्रॉफिट्स कमाएगी ना, जो वो प्रॉफिट का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करेगी अमंग द शेयर होल्डर्स, तो जो कंपनी पैसा कमाती है ना, अपने हिस्सेदारों में बांट देती है। नो, आप कह रहे हो कि मैंने 100 रुपए का शेयर ले लिया, ठीक है, और मेरा शेयर जो है 140 का हो गया, उसका प्राइस बढ़ गया, मेरा शेयर 100 वाला 100 रुपीज वाला शेयर 140 का हो गया, क्या 40 डिविडेंड है? आंसर इज नो सर। ये प्राइस रोज फ्लक्चुएट होते हैं, हर मिनट हर सेकंड फ्लक्चुएट होते हैं सर। इट इज नॉट एन डिविडेंड सर। ये जो इंक्रीज होता है ना, इसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं, वो आगे जाके करेंगे सर। वो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी सर। बात समझो, आप ऐसा समझो, मैंने एक प्रॉपर्टी ली, मैंने एक प्रॉपर्टी ली, मैंने प्रॉपर्टी ली थी 50 लाख की, मैंने उसको रेंट में दे दिया, मैंने उसको रेंट में दे दिया। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, मैंने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, मैंने उसको रेंट पे दे दिया। मुझे हर मंथ
20,000 नेट आ रहा है मुझे हर मंथ, 20,000 नेट आ रहा है, बट आफ्टर 10 ईयर्स मेरी ये 50 लाख की प्रॉपर्टी जनाब 1,30,00,000 की हो गई, 1,30,00,000 की हो गई। मैंने एक शॉप ली मार्केट में, 50 लाख की ली थी 10 साल पहले। एक तो मैं 10 साल मैंने क्या कमाया, रेंट खाया मैंने, और 10 साल बाद और मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई सर। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है सर। आप कह रहे हो कि 50 लाख वाली चीज जो 31 की होगी वो डिविडेंड है, मैं कह रहा हूं नहीं, मैं कह रहा हूं ये डिविडेंड है 20,000। मैंने कंपनी में निवेश किया ना, उस कंपनी ने क्या बिजनेस नहीं किया, क्या उस कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाया उस वहां से सर, कमाया ना। तो उसने जो प्रॉफिट कमाएगा, तो जो हम निवेशक लोग हैं जिन्होंने उस कंपनी में निवेश किया हुआ है, तो प्रॉफिट निवेशकों का ही होता है इन सम पर्टिकुलर प्रोपोर्शन सर। वो जो भी रहता है वो आगे जाके देख लेंगे, वो बड़ी क्लासेस में देखना। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? जो प्रॉफिट टाइमली डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग द शेयर होल्डर्स, उसको बोलते हैं डिविडेंड सर। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और टाइम टू टाइम जैसे कंपनी अच्छा अच्छा काम करती जाएगी, उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ती जाती है सर। और वैसे जो शेयर की वैल्यू है वो रोज फ्लक्चुएट रहती है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन तो रोज ही होती है सर, मेजर फ्लक्चुएशंस कभी कभी हो सकती है सर, इट ऑल डिपेंड्स है ना। अब ईरान की वॉर छिड़ गई तो शेयर मार्केट कितनी कोलैप्स हो गई सर। अब देख लो एचडीएफसी बैंक 950 पर ट्रेड कर रहा था, 750 तक आगे टच कर गया, 700 से टच कर गया सर। नहीं तो एचडीएफसी इतना थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, एचडीएफसी ऐसे एक मंथ में 200 रुपए थोड़ी फ्लक्चुएट कर देता है यार। 20-25 लाख करोड़ का हम पाया, और अगर 20% फ्लक्चुएट करेगा तो 5 लाख करोड़ हिल गया उसका, 5 लाख करोड़ रुपया। हमारे पंजाब का ना बजट 1 लाख करोड़ का है, वित्तीय जो बजट होता है, ऐसे थोड़ा ना हिल जाता है वो। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? वो कोई स्मॉल कैप कंपनी थोड़ा ना है, ठीक है ना, वो आराम से फ्लक्चुएट होता है सर। मैं ये नहीं कह रहा कि माइनर फ्लक्चुएशन है कि मेजर, वो डिपेंड करता है शेयर कैसा सर, शेयर बड़ा है कि छोटा है सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? आप एचडीएफसी बैंक का शेयर लेके यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हर मंथ 10% फ्लक्चुएट होगा सर, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। हाथी है वो, हिलता भी नहीं थोड़ा बहुत, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि 2-4 ऊपर चले हुआ बंद हो गया, 3:30 मार्केट बंद हुई, शेयर क्लोज हो गया सर, कभी कभी तो ऐसा ही हो जाता है सर। बट अब तो अनसर्टेनिटी बहुत चल रही है मार्केट में बिकॉज ऑफ ईरान क्राइसिस एंड दिस, तो फ्लक्चुएशंस बहुत रह रही है मार्केट में सर। आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है क्या बहुत? सर आप करते हो शेयर मार्केट? हाँ करते हैं, काफी करते हैं सर। कितने टाइम से कर रहे हो? अरे बहुत टाइम से कर रहे हैं सर। ट्रेडिंग करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए सर। सर ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए? सर रेशियो सक्सेस का बहुत कम है सर। सर मेरा फ्रेंड तो कह रहा था मैंने बहुत पैसे कमा लिए, मैंने एक ट्रेड लगाया ऐसे करके ऐसे हो गया। हो सकता है कि उसने 10 ट्रेड किए, उसमें एक शायद तुक्का लग भी गया हो, ठीक है ना। हो सकता है कि 4 ट्रेड सही भी चले गया। सो +1 का बच्चा ट्रेडिंग कर लेगा? वेरी डिफिकल्ट, मच डिफिकल्ट। अच्छा चंगा नहीं कर सकता, अच्छे से अच्छा नहीं कर सकता सर। फाइन। सो कैसे करना चाहिए? सब पहले सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी पूरी थॉरो स्टडी करनी चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए सर। आपने करना 2,000 रुपए का निवेश हो तो आपको क्या मोटिवेशन, उसका क्या स्टडी करोगे उसकी सर? जेब में पैसा तो होना निवेश करने के लिए। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं सर? पैसा कैसे कमाएंगे? पापा से ले लो सर। क्या बात कर रहे, पापा कैसे देंगे सर? वही तो समझा रहे हैं कि माँ बाप से एक लिमिट तक ही पैसा लिया जा सकता है। अगर खूब पैसा कमाना तो अपने पैरों पे खड़े हो सर। माँ बाप से 100 रुपया भी लोगे तो उसकी भी जवाबदेही है। खुद काबिल बन जाओगे, खुद कमाओगे तो सर जो मर्जी करो सर। और जब कमाओगे तो सीख जाओगे ना वैल्यू ऑफ मनी सर, अपने आप समझ आ जाएगा कैसे निवेश करना है सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? सर मैंने तो म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट बनना है सर, मुझे ना इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है सर। कुछ भी ना मेहनत के अलावा नहीं है बॉस इस दुनिया में, कुछ भी ना मेहनत के अलावा नहीं है। जो भी फैंसी वर्ड इंटरनेट से पढ़ के आ जाते हो ना, यूट्यूब की वीडियो देख के आ जाते हो, इंस्टा की वीडियो देख के आ जाते हो, रील देख के आ जाते हो सर, डोंट फेल इनटू दिस ट्रैप। ओके, लाइफ सिर्फ उनको अच्छी लगती है जो हार्ड वर्क होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए लाइफ इजी है। जो डिसिप्लिन नहीं है उनके लिए लाइफ कोई इजी नहीं है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा करोगे, आपके पास विजन होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, सर दुनिया में कुछ भी कर सकते हो आप सर। एनी हाउ, आगे मूव करें सर।
सर आप भी ऐसा कहते हो कि हमने इतने लाख कमाए, इतने लाख कमाए? अरे नहीं सर, क्या फायदा, ऐसी फुकरियां मारते रहो बैठ के। ठीक है ना, ऐसे फुकरी मारने से कोई फायदा नहीं है बॉस। ठीक है, चुपचाप मेहनत करो, और जिसके पास होते हैं वो शोर नहीं मचाता, जो करता है कुछ वो शोर नहीं मचाता सर। ठीक है ना, सो बी वेरी डाउन टू अर्थ, है ना, फोकस ऑन द हार्ड वर्क, फोकस ऑन द नॉलेज। सर पागलों की तरह भूख नहीं होती सीखने की, वो होनी चाहिए आपने सर, एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 30 सर, एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 30। जो आपके 20-30 का दायरा है ना, ये सीखने का दायरा है बॉस। सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो सर, बस सीखो, और अपनी सोच बड़ी रखो सर, और अपना विजन बहुत बड़ा रखो सर, तभी जिंदगी में कुछ कर पाओगे। अगर सोचोगे नहीं ना, बड़ा नहीं सोचोगे, तो कभी जिंदगी में बड़ा नहीं जा पाओगे सर। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू थिंक सर। सो एनीहाउ, आगे मूव करते हैं। सो प्रॉफिट किसको बोलते हैं बॉस? सर इनकम किसको बोलते हैं? सर इनकम तो सारा ही हो गया ना, टोटल इनकम, टोटल इनकम अर्न्स, जो माल बेच के पैसा कमा लिया, रेंट से भी आ गया, इंटरेस्ट का भी आ गया, सभी का जोड़ लिया सर। प्रॉफिट किसको बोलते हैं? प्रॉफिट किसको बोलते हैं? जो आपका मेन बिजनेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने गुड्स बेच के कमाए 100 रुपया, मैंने अपने गुड्स बेच के कितना पैसा कमाया? 100 रुपया। उदाहरण तौर पर मैंने 500 का लिया था, 600 का बेच दिया, ठीक है, 100 रुपया मैंने कमाया। 20 रुपए मेरी रेंटल इनकम है, 20 रुपए मेरी रेंटल इनकम है। कोई मुझसे पूछा मेरी आपकी टोटल इनकम कितनी है, मैं बोलूंगा 120। कोई मुझसे पूछा ना आपका प्रॉफिट कितना है, तो आई विल जस्ट स्टिक टू द गुड्स। जो मुझे गुड्स से प्रॉफिट हुआ ना, मैं उससे स्टिक कर जाऊंगा सर। तो गुड्स से मुझे कितना पैसा बना है सर? 100 रुपीज। कितने पैसा बना है मुझे? 100 रुपीज। सो 100 रुपीज इज माई प्रॉफिट सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? सो इट इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विद द डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। बस कुछ भी नहीं है, जो मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी सर, ठीक है ना। तो रेवेन्यू कितना था? 150 का पिछले मेरे एग्जांपल में, ठीक है। 100 का माल लिया था, 20 मेरा बनाने का खर्चा आ गया, 20 में ना बनाने का खर्चा आ गया सर। जो बनाने का खर्चा आ जाता है ना माल को, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? जो मैंने 100 रुपए का माल परचेज किया था, और जो ऊपर 20 बनाने के लिए खर्चा हो गया, तो मैं वही कह रहा हूं जो डायरेक्ट कॉस्ट ऊपर इन्वॉल्व होगी सर। सर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब, सर फॉर एग्जांपल आपने दूध लिया, उसमें चीनी भी डालनी है, लेबर भी लगनी है, भट्टी भी है, ड्राई फ्रूट भी डालना है। लक्कड़ ली आपने, तो लेबर लगेगी, पॉलिश लगेगी, तभी वो टेबल तैयार होगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? उसकी कटाई भी करनी है बॉस, ठीक है ना। फेविकोल भी लगेगा उसको चिपकाने के लिए, जो प्लाई चिपकानी है उसके लिए, तो ऊपर भी तो खर्चा आएगा ना। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने में जो खर्चा आता है, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। सर धागे से कपड़ा ऐसे थोड़ी बन जाएगा, धागे से कपड़ा ऐसा थोड़ा बन जाएगा सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? केमिकल भी चढ़ना है, लेबर भी है सर। डू यू अंडरस्टैंड पॉइंट अबाउट? ठीक है। सो जो भी खर्चा, डायरेक्ट कॉस्ट किसको बोलते हैं? जो भी खर्चा आता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? फाइन। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो इसको हम बोलते हैं सीओजीएस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या बोलते हैं? सीओजीएस। इसमें सभी खर्चे आ जाते हैं सर, रिलेटेड टू द प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स सोल्ड सर। जो भी माल तैयार करने का खर्चा आता है सर, ठीक है जी। सो प्रॉफिट दो तरह का होता है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। अगर मैं अपनी सेल में से सीओजीएस माइनस कर दूं, अगर मैं अपनी सेल में से क्या माइनस कर दूं? सीओजीएस माइनस कर दूं। अब अगर अपनी मैं सेल में से सीओजीएस माइनस कर दूं, सीओजीएस क्या है? 150 का मैंने माल बेचा, इसमें से 100 प्लस 20, 100 का माल लेके आया, 20 रुपए बनाने का खर्चा आ गया। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ये हो गया 120। तो जो ये 30 निकला, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। पर इसके अलावा कुछ और खर्चे भी होते हैं। मैंने कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, ब्याज पे करना है, मेरी फैक्ट्री के बाद सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो सिक्योरिटी गार्ड है मेरी फैक्ट्री का सर, उसको भी पैसा पे करना है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? एक होता है दो तरह का स्टाफ होता है। एक होता है कि मेरी फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रही है, जो माल तैयार कर रही है। एक होता है कि मेरे ऑफिस में कुछ बंदे बैठे हैं, मार्केटिंग के बैठे हैं, ठीक है, कुछ सेल्स के रिगार्डिंग बंदे बैठे हैं, एचआर के एम्प्लॉइज बैठे हैं, वो सभी बंदे बैठे हैं, उनको भी सैलरी पे करनी है सर। उनका तो प्रोडक्शन से कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? मेरी कंपनी के ऊपर कम से कम 50 केस चल रहे हैं, तो टाइम टाइम पे एडवोकेट को फीस भी देनी है, ठीक है।
मेरी कंपनी को अपने अकाउंट्स ऑडिट भी करवाने हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी फीस पे करनी है सर। तो ऐसे बहुत तरह के ऐसे खर्चे होते हैं जो कंपनी को पे करने पड़ते हैं सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? फॉर एग्जांपल मैंने 150 करोड़ का रेवेन्यू किया, मैंने 150 करोड़ का रेवेन्यू किया सर। उसमें से 120 करोड़ के मेरे खर्चे क्या हो गए कि माल लेके आया और मैंने माल बनाया, 120 करोड़ मेरे खर्चे हो गए, पीछे बचा 30 करोड़। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मेरे 16 करोड़ के और खर्चे हैं जो मैंने गिनाए हैं आपको। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? उसको बोलते हैं जिन खर्चों का प्रोडक्शन के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं रहता। फॉर एग्जांपल कोई गेट कीपर खड़ा है, फॉर एग्जांपल कोई आपने एचआर का स्टाफ रखा हुआ, मार्केटिंग का स्टाफ रखा हुआ है सर, फाइन। कोई आप एडवोकेट को फीस पे कर रहे हो, कोई आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस पे कर रहे हो, आपका प्रिंटिंग या स्टेशनरी पर खर्चा आ रहा है सर, आपको रिम यूज करना पड़ रहा है सर काफी ज्यादा। इस तरीके का जो खर्चा रहता है उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दोगे, सभी तरह के खर्चे माइनस करके जो प्रॉफिट निकल के आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? 14 करोड़ सर। क्या बोलते हैं? 14 करोड़ सर। तो 14 करोड़ मेरा नेट प्रॉफिट है सर। जब सभी खर्चे काट के जो प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। जब सिर्फ सीओजीएस माइनस होती है तो उसको क्या बोलते हैं? सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? सो कुल मिला के जो एक्सेस है किसका? सेल का। किससे? डायरेक्ट कॉस्ट से। सेल कितनी थी? 150 की। डायरेक्ट कॉस्ट कितनी थी? माल बनाने का और तैयार करने का खर्चा कितना था? 120। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये जो एक्सेस है 30 करोड़ रुपए एक्सेस है ना, तो ये क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट सर। कुछ डिफिकल्ट है? कुछ डिफिकल्ट है? समझ आ रहा है? बेसिक टर्म्स है सर। Fine. So gross profit is the difference between the revenue earned from the sales and the direct expenses incurred to generate from those sales, such as COGS. तो जो खर्चा डायरेक्टली इंकर हुआ है, सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो डायरेक्टली इंकर किए, उसको अगर माइनस कर दे रेवेन्यू से, 120 को माइनस कर दे 150 से, तो क्या निकल के आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल के आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट सर। समझ आ रही मेरी बात? क्या नहीं समझ आ रही? ओके सर, डन। सो इट रिफ्लेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन सर और द ट्रेडिंग एक्टिविटीज। जो आप माल बेच रहे हो ये आपकी एफिशिएंसी दर्शाता है कि हाउ मच एफिशिएंट यू आर सर। जितनी ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो बढ़िया होगी दैट मींस उतना आप बढ़िया काम कर रहे हो सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? बाकी डिपेंड करता है सर बिजनेस टू बिजनेस। ऐसा नहीं होता कि हर एक बिजनेस की जो इंडस्ट्री ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सेम होती है। डिपेंड करता है सर। अगर आपका होलसेल का बिजनेस है ना, कोई बंदा का 100 रुपए का माल बेच रहा है तो 1 रुपए में बेच देगा, उसको 1 रुपए बनना चाहिए, वो 100 रुपए का माल बेच देगा, क्योंकि होलसेल बिजनेस में प्रॉफिट कम रहता है, क्योंकि माल क्वांटिटी में जाता है सर। रिटेल बिजनेस में प्रॉफिट रेशियो ज्यादा रहता है, क्योंकि अगले ने एक एक करके बेचना है, अगले ने भी अपना घर चलाना है, अगले भी अपना घर चलाना है, तो वो प्रॉफिट ज्यादा कमाता है, वो प्रॉफिट कम कमाता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सर। बाकी बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है सर। ऐसा नहीं है कि जो स्टील के बिजनेस में जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वही कॉटन के बिजनेस में हो, वही कपड़े के बिजनेस में हो सर, वही स्टेशनरी के बिजनेस में, ऐसा नहीं रहता सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इट ऑल डिपेंड्स कैसे कैसे रहता है सर। ठीक है। नेट प्रॉफिट क्या होता है? जब हम सभी तरह के खर्चे माइनस करते हैं सर, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। अब इसमें दोनों तरह के हो गए, डायरेक्ट भी हो गए और इनडायरेक्ट भी हो गए सर। इनडायरेक्ट क्या होते हैं? जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ लिंक होते हैं। सॉरी, डायरेक्ट क्या होते हैं? जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। जो लिंक नहीं होते उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट सैलरी, फॉर एग्जांपल एचआर की सैलरी, जो आपके ह्यूमन रिसोर्स के एम्प्लॉइज हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जो आपने सेल्स का बंदा रखा है उसकी सैलरी सर। फॉर एग्जांपल कोई एडवोकेट की फीस पे करनी है, फॉर एग्जांपल आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे हो सर, मार्केटिंग कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हो सर, अपनी गाड़ी में तेल डलवा रहे हो सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा कर रहे हो, इनका कोई प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, पर क्या इनके बिना बिजनेस चल सकता है? नहीं चल सकता। डायरेक्ट भी जरूरी है, डायरेक्ट भी जरूरी है। जब सभी खर्चों को माइनस कर दोगे तो बचेगा, उसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बॉस? नेट प्रॉफिट। ठीक है सर। मैंने ना 150 करोड़ की सेल की और मुझे 5 करोड़ रुपया रेंट आया। मैं क्या ओके, मैंने 150 करोड़ की सेल की और मुझे 5 करोड़ का रेंट आया। मैं क्या ओके सर, मेरा ना 100 करोड़ का परचेज कॉस्ट थी प्लस मेरी 20 करोड़ की डायरेक्ट एक्सपेंस था मेरा। फाइन सर, मेरा टोटल कॉस्ट मेरा रहा वो रहा 120, जो टोटल मतलब प्रोडक्ट सीओजीएस था। और सर आगे सुनो, मैं क्या बताऊं सर, मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस था कितना?
16 करोड़ का। मैं क्या ओके सर, अब ये बताओ, अब ये बन गया 136 करोड़। 136 करोड़ को 150 करोड़ से माइनस करके मैं क्या 14 करोड़ अपना नेट प्रॉफिट बोल लूं, या 136 करोड़ को 155 करोड़ से माइनस करके इसको 5 करोड़ बता बढ़ा के 19 करोड़ अपना नेट प्रॉफिट बोल लूं सर। तो मैं इस एक्सपेंसेस को किससे माइनस करूं? सिर्फ 150 से, ओनली टोटल रेवेन्यू से, या फिर अदर इनकम से? सर समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है? सभी से माइनस कर दो सर। फाइन, नॉट ओनली फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू, आपको टोटल जोड़ लेना है, टोटल रेवेन्यू और अदर इनकम। टोटल कर लिया, सारी इनकम जोड़ लो जो जोड़नी है, सारे खर्चे जोड़ लो, आपस में माइनस कर दो सर। क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट। क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? आई यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो कुल मिला के नेट प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट होता है? जो सभी खर्चे माइनस हुए होते हैं। क्या उसमें दूसरी इनकम ऐड हुई होती है? द आंसर इज यस। अगर दूसरी इनकम ऐड ना हुई होती तो यहाँ पे 19 करोड़ ना आता, 14 करोड़ आंसर आता सर, 14 करोड़ आंसर आता सर। Do you understand this or not? Do you understand this or not? Are you getting my point or not? Any doubt? समझ आ रही कि नहीं? इसका बैकअप आपको मिल जाएगा सर, ठीक है, लगा लेना, दोबारा समझ लेना, कोई दिक्कत हुई वेरी इजी सर। फाइन। उसके बाद सर इसके बाद अपने एनसीईआरटी से या जो क्लास में बुक लगाई उससे पढ़ सकते हैं? आंसर इज यस, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, सब कवर हो जाएगा सर। थोड़ा बहुत लैंग्वेज का वो ऊपर से ले हो तो कुछ भी नहीं है, मतलब सेम ही है सभी के सर। सर इसका मतलब क्या हुआ? इफ द एक्सपेंस इंक्लूड टोटल इनकम तो इट इज अ लॉस। अरे ऑब्वियसली मैं रेस कर दूं यहां से, अगर 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 खर्चे ज्यादा हो गए और आमदन कम हुई तो लॉस ही होगा, और क्या होगा सर? आपके खर्चे 180 करोड़ के, आमदन है 150 करोड़ की, टोटल रेवेन्यू कितना फॉर एग्जांपल 150 करोड़ का, खर्चे 180 करोड़ कर दिया आपने सर, तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा? तो लॉस होगा सर। यानी सभी खर्च निकालने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट बचता है तो उसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बॉस? नेट प्रॉफिट सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? यहां तक समझ आया कि नहीं? तो बाकी सारे पॉइंट्स अगले नेक्स्ट सेक्शन में करें सर। आई डू होप को समझ आ रहा होगा सर, स्पीड ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है सर? ठीक है, मैं ऐसे ही पूछता रहता हूँ समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। आई नो दैट कि आप लेवल बेस का आपको समझ आ रहा है, ठीक है, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क सर, ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर ऑल सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच सर।